के घने अंधेरे में पसरा हुआ सन्नाटा मन में अजीब सी जिज्ञासा जगाता है, और वो जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब उस अंधेरे में कोई हलचल सुनाई देती है या फिर कोई अजीब सी चीज दिख जाती है। पर राहुल के सामने तो अजीब से इंसान थे जो राहुल की कार की तरफ लपलपाती हुई जीभ से उसकी ओर घूरे जा रहे थे। इससे पहले वो इंसानों का झुंड उनकी तरफ बढ़ता, लेखा ने फौरन कार की हेडलाइट बंद कर दी। सड़क के कार की रोशनी हटते ही घनघोर अंधेरा छा गया और वो इंसान दोबारा छिपकलियों की तरह रेंगते हुए जंगल के उस पार जाने लगे। वो सब अपनी ही धुन में थे और एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। वो आवाज काफी धीमी थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई कीड़े मकोड़े अपनी धुन गुनगुना रहे थे। ध्यान से सुनने के बाद भी उनके मुंह से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, अष्ट देवता, अष्ट देवता। इस मंत्र का जाप करते हुए वो छिपकली की तरह रेंगते हुए जंगल की घनी झाड़ियों में गायब हो गए थे। उनके जाते ही आयशा ने हैरानी से पूछा, पर राहुल, जिस तरह तुमने ब्रेक लगाई थी उससे तो मुझे लगा था कि तुमने गाड़ी से किसी को कुचल दिया होगा। राहुल ने पलटकर आयशा से कहा, हाँ, तुम लोगों की बहस में मेरा ध्यान सड़क से हट गया था। इससे पहले राहुल कुछ और बोल पाता, लेखा फौरन कार से उतर गई और सड़क का मंजर देखकर वो दंग रह गई। राहुल और आयशा भी तुरंत बाहर निकले तो उनकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो राहुल की गाड़ी के नीचे बेहोश पड़ा था। उसकी जुबान अजीब तरह से बाहर निकल रही थी। राहुल ने उसे देखकर कहा, लगता है ये भी उसी अजीब से झुंड का हिस्सा था। लेखा हड़बड़ी में राहुल का हाथ पकड़ती है और कहती है, राहुल, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। पर आयशा के लिए उस इंसान की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। आयशा ने कहा, नहीं राहुल, इस इंसान को चोट हमारी वजह से लगी है, इसे ऐसी हालत में छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा। लेखा ने जोर देते हुए कहा, ये तुम्हें इंसान दिख रहा है? वो छिपकली की तरह रेंगने वाले लोग तुम्हें इंसान दिख रहे हैं? राहुल, हम जहां जा रहे हैं उस रास्ते में हमें ऐसी कई शैतानी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमने अभी से दिमाग की छोड़ दिल की सुनना शुरू कर दिया ना, तो मास्टर को हराना तो दूर, उस तक हम कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। राहुल तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है। एक तरफ लेखा की बातें उसे इस परिस्थिति में सही लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ आयशा का एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी अपनी जगह सही था। आयशा ने एक बार फिर से कहा, राहुल, मुझे नहीं पता हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, पर अगर इस वक्त इस इंसान को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो इसके परिवार का नुकसान हम किसी भी हाल में पूरा नहीं कर पाएंगे। आयशा की ये बात राहुल के दिल को छू गई थी। आखिर उसने भी अपने पिता को खोया था। वो भी जानता था एक बच्चे के लिए उसके बाप का साया होना कितना जरूरी होता है। राहुल ने आयशा से कहा, पर इस सुनसान इलाके में हमें हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? अंधेरे में दूर दूर तक देखने पर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आयशा की नजर कुछ ही दूरी से आ रही रोशनी पर पड़ी। आयशा ने फौरन राहुल से कहा, राहुल, राहुल, वो देखो, वहां से बहुत रोशनी आ रही है, लगता है कोई गांव होगा, क्यों ना हम वहीं चलकर पूछ लें, हो सकता है इस आदमी को वहां कोई जानता हो। राहुल ने आयशा की मदद से उस इंसान को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया, पर लेखा कार के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी और मनी मन सोच भी रही थी कि राहुल, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारा एक गलत कदम और इस इलाके की सारी बुरी शक्तियों हमारी मौजूदगी के बारे में पता चल जाएगा। लेखा के मन में गुस्सा था, पर राहुल ने तब तक अपनी कार स्टार्ट कर ली और लेखा से कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो। कच्चे रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए राहुल उस गांव में आ गया था।
जहां झोपड़ी के बाहर हाथ में लालटेन लिए कुछ बूढ़े लोग इंतजार में बैठे थे। उनके माथे की शिकन साफ बता रही थी कि इस गांव में कोई हादसा हुआ है। अपनी तरफ गाड़ी आते देख वे लोग और हैरान थे। आयशा जैसे ही कार से उतरकर उनके पास पहुंची तो वो शक की निगाह से उसे देखने लगे और पूछा, क्यों आए हो हमारे गांव में आप लोग? आयशा ने उन्हें बताया कि किस तरह एक आदमी अचानक से उनकी गाड़ी के नीचे आ गया। उसी के इलाज के लिए वो यहाँ आए। आयशा ने राहुल की मदद से उस आदमी को जैसे ही कार से बाहर निकाला तो उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये तो हरीश है, सुबह से ही गायब है। आयशा ने हैरानी से पूछा, गायब है मतलब? हो सकता है कहीं काम से गया हो। पर तभी दूसरे व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, 30 लोग एक साथ काम से नहीं जाते मैडम। सिर्फ हरीश ही नहीं, हमारे आसपास के गांव से 30 जवान आदमी एक साथ गायब हो गए हैं आज सुबह ही। ये सुनते ही राहुल ने आयशा की तरफ देखा। उन दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल था, वो लोग जो छिपकली की तरह चलकर सड़क पार कर रहे थे, कहीं वो गायब हो चुके गांव वाले ही तो नहीं थे। तभी राहुल की नजर उस गांव वाले पर पड़ी जो बार बार राहुल की तरफ घूरे जा रहा था। अपने चेहरे पर दाढ़ी होने के बाद भी राहुल सजग था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। पर आयशा को इस बेहोश व्यक्ति की चिंता थी। उसने जब गांव वालों से अस्पताल के बारे में पूछा तो पता चला कि इस गांव में कोई भी अस्पताल नहीं और इलाज के लिए उन्हें शहर ही जाना पड़ेगा। वहां मौजूद गांव वाले हरीश को शहर ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करने लगे थे कि तभी एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ आयशा के पास आया और सर झुकाते हुए कहा, हम सब आपके आभारी हैं। आज के युग में जब कोई हादसा होने पर लोग इंसान को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आप जैसे भले लोग हरीश को अस्पताल ले जा रहे हैं। गांव वाले की ये बात सुनकर आयशा ने लेखा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वो लेखा को बताना चाहती थी कि वो हमेशा सही होती है और लेखा गलत। और तभी वो आदमी जो राहुल को घूर रहा था अचानक बोल पड़ता है, आपको कहीं देखा है? राहुल चौंकते हुए कहता है, मुझे हो ही नहीं सकता, मैं तो पहली बार इस गांव में आया। पर वो आदमी राहुल की बात मानने को तैयार नहीं था। राहुल के पास आकर वो उसे घूरने लगा। लेखा ने उस गांव वाले को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो, हम यहाँ कोई लफड़ा करने नहीं आए हैं। उस आदमी ने राहुल को देखते हुए कहा, याद आ गया, तुम लोग यहाँ लफड़ा ही तो करने आए हो। अरे ये वही आदमी है जो मुंबई शहर में आज सुबह बहुत बड़ा कांड करके आया है। उस गांव वाले की बात सुनकर राहुल के साथ साथ आयशा और लेखा भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई शहर से हजारों किलोमीटर दूर आने पर भी इन गांव वालों को मुंबई में हुई उनकी सीबीआई के साथ मुठभेड़ के बारे में कैसे पता चला। और तभी उस गांव वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे मैं नाई हूं, इंसान को दाढ़ी होने के बाद भी पहचान लेता हूं। सुबह से टीवी पर इसका फोटो दिखा रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर में बैठा नायडू अपने ऑफिस में आराम से कॉफी पी रहा था। तभी एक पुलिस वाले ने नायडू से पूछा, सर हम सुबह से टीवी पर राहुल की फोटो दिखा रहे हैं पर अभी तक तो किसी का भी फोन नहीं आया, आपको लगता है ये प्लान काम कर पाएगा? नायडू ने हंसते हुए कहा, 100% काम करेगा शिंदे। देख, क्या है ना कि अभी तक हम राहुल से उलझ रहे थे पर अब जनता जानती है, हम पहचानती है उसका चेहरा। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही राहुल लोगों की नजरों में आएगा लोग उसे दबोच लेंगे। जरा दिमाग लगा शिंदे, अब बस 100 पुलिस वाले राहुल को नहीं ढूंढ रहे बल्कि देश की 130 करोड़ जनता उसे ढूंढ रही है। शक्ति होने के बाद भी राहुल झुंड में आ रहे लोगों से निपट नहीं पाएगा। बस अब हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। आज रात नहीं तो कल सुबह, नहीं तो परसों शाम राहुल
हमारी गिरफ्त में जरूर आएगा। आखिर पूरे 5 करोड़ का इनाम रखा है राहुल के सर पर। नायडू इस बात से बेखबर था कि राहुल और आयशा को गांव वालों ने पहले ही घेर लिया था। आयशा ने कहा, देखो हम तो इस हरीश की जान बचाने आए थे, पर तुम लोगों ने हमें ही। पर तभी पीछे से एक हाथ आया जिसने आयशा को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर छुरा रखते हुए कहा, उस आदमी को कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर शक्तियां हैं। ये औरत जब तक हमारे पास है ये हमें कुछ नहीं करेगा, जाओ पकड़ो उसे। गांव वाले राहुल की तरफ चारों तरफ से बढ़ने लगे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं था। जमीन पर पड़े हरीश ने अचानक से अपनी आंखें खोली और अपनी जीभ निकालकर वो चारों तरफ देखने लगा। हरीश का ये रूप देखकर सभी हैरान थे और हरीश अष्ट देवता गुनगुनाते हुए छिपकली की तरह अपने 2 हाथ और 2 पांव को जमीन पर रख तेजी से वहां से भाग निकला। ये मंजर देखकर सभी चौंक गए थे। हरीश के वहां से निकलते ही आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल, राहुल बचाओ मुझे। राहुल दहाड़ते हुए जैसे ही उन गांव वालों की तरफ बढ़ा तो डर के मारे उन लोगों ने कदम पीछे हटा लिए थे, पर कुछ हुआ नहीं। राहुल ने पूरी एकाग्रता से दोबारा दहाड़ लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। न तो राहुल की आंखें लाल हुई, न ही उसमें कोई शक्तियां आई। ये देखकर नाई ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो, लगा दो इनकी गाड़ी में आग ताकि ये लोग भाग न पाए। एक बार पुलिस इन्हें पकड़ लेगी तो पूरे 5 करोड़ गांव में बांट लेंगे। फौरन ही गांव वाले राहुल की तरफ बढ़ने लगे। एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर कार की तरफ भागा और उसके पास पहुंचते ही लालटेन गाड़ी की तरफ फेंका। गाड़ी की खुली खिड़की से लालटेन कार के अंदर गया और तभी अचानक से सब कुछ रुक गया। हवाएं चलना बंद हो गई थी, पेड़ पर लगे पत्ते हिलना बंद हो गए थे, मानो जैसे एक पल के लिए वक्त ही रुक गया। और तभी उस कार से लालटेन निकलकर बाहर आ गिरा और उसके साथ ही वहां से निकली तेज हवाएं। जोर के तूफान ने गांव वालों को दूर फेंक दिया था। लेखा की नजर गाड़ी के अंदर उस छोटी सी पोटली में बैठे नरकदूत पर पड़ी, जिसने अपनी शक्तियों से राहुल और आयशा की जान बचा ली थी। राहुल ने हड़बड़ाते हुए लेखा और आयशा को कार में बैठने के लिए कहा। इससे पहले वो गांव वाले खुद को संभाल पाते, राहुल तेजी से कार को भगाते हुए उस गांव से दूर ले गया था। आसाम के एक गांव में राहुल को देखे जाने की खबर अब तक सीबीआई चीफ नायडू को भी लग चुकी थी, पर नायडू अभी भी बिंदास अपनी कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। वो जानता था कि ये शुरुआत है, अब राहुल का ज्यादा देर तक बच पाना मुमकिन नहीं है। पर नायडू को एक बात मन ही मन सताई जा रही थी, वो ये कि राहुल आसाम में क्या करने गया था। कहीं ये उसकी जिंदगी से जुड़ा कोई नया राज तो नहीं। नायडू उत्सुक था, पर इस बार वो हड़बड़ी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। कार में बैठी आयशा ने राहुल से चिल्लाते हुए कहा, क्या हो गया था तुम्हें राहुल? तुमने उस शैतान को बुलाया क्यों नहीं? लेखा ने कहा, एक तरफ तुम्हें उस शैतान से नफरत है और जब मुसीबत में फंसती हो तो सबसे पहले वो शैतान ही याद आता है। आयशा ने लेखा को उंगली दिखाते हुए कहा, इस वक्त मैं बहस की मूड में नहीं हूं लेखा, मुझे जानना है कि आखिर राहुल के साथ हो क्या रहा है। राहुल ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश तो की थी उसे बुलाने की, पर वो आया ही नहीं। लगता है जैसे जब उसकी इच्छा होती है वो शैतान तभी बाहर आता है। आयशा ने गुस्से में कहा, पर ऐसे कैसे हम काली शक्तियों का सामना करेंगे अगर नरक दूत नहीं होता आज? ये कहते हुए आयशा रुक गई, क्योंकि उसकी नजर नरक दूत पर थी, जिसके जले हुए छोटे से जिस्म पर अब एक हाथ नहीं था। लेखा ने भी चौंकते हुए पूछा, ये क्या हुआ? नरक दूत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने एक हाथ का बलिदान दे दिया। आयशा ने पूछा, मतलब?
नरकदूत ने उन्हें समझाया कि उस प्राचीन मंदिर की गुफा में जब वो पत्थर के टुकड़े कर रहा था, तभी मास्टर ने उस पर एक बेहद ही खतरनाक लुप्त जादू का इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर अंदर ही अंदर से मर रहा था, और जितनी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उतना ही मौत उसके करीब आ जाएगा। नरकदूत के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो मास्टर का अंत देख सके। वो तो बस शुरुआत करने आया था इस सफर का, जिसके अंत तक राहुल को ही पहुंचना था। नरकदूत के पास अब जितनी भी शक्ति बची थी, उसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर ही करना चाहता था। नरकदूत की ये बात सुनकर वहां मौजूद तीनों लोग दंग रह गए थे। उनके आगे का सफर आसान होने की जगह और कठिन हो गया था। ना तो जरूरत पड़ने पर वो शैतान राहुल के बाहर आ रहा था, ना ही अब नरकदूत उनकी ज्यादा मदद कर सकता था। राहुल, आयशा और लेखा पहाड़ की उस चोटी पर खड़े थे, जिसके चारों ओर खाई ही खाई थी। फिर भी मन में उम्मीद और आंखों में जज्बा लिए उगते हुए सूरज के साथ वो लोग मायूंग गांव की तरफ बढ़ चले थे।